Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये जो चैप्टर है आपके CBSE में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि पूरा चैप्टर NPO का मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सारे की पॉइंट्स रिलेटेड NPO मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि NPO होता क्या है, इसमें हम कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, इसके फीचर्स बताऊंगी, इसका फॉर्मेट बताऊंगी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आज का वीडियो लेक्चर 20 वीडियो लेक्चर है, ये बेसिक है, आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो चैप्टर को समझने के लिए आपको बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप मेरा वीडियो लेक्चर देखना ताकि NPO के बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे होते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनका मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए जाते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। दूसरी तरफ जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सेटअप किए जाते हैं टू रेंडर सर्विसेज। ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए सेटअप किए जाते हैं। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि लास्ट ईयर आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है। इस साल आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे और कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का मेन एम है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ये कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, इनका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, ये आपको अच्छे से आता है। आपने 11th क्लास में सीखा है कि सबसे पहले ये जर्नल बनाते हैं। जर्नल बनाने के बाद ये लेजर बनाते हैं, ये पोस्टिंग करते हैं। इसके बाद ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और फाइनली ये बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये अकाउंटिंग प्रोसीजर है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी यही अकाउंटिंग प्रोसीजर करते हैं? सबसे पहले जर्नल बनाना, फिर लेजर पोस्टिंग करना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और फाइनली बैलेंस शीट बनाना। तो इसका आंसर है नो। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है इनका अकाउंटिंग प्रोसीजर डिफरेंट है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से। ये कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं? ये 3 अकाउंट बनाते हैं। पहला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरी है बैलेंस शीट। तो इनका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो डिफरेंट है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये सेटअप किए जाते हैं टू रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी एंड मेंबर्स ऑफ NPO। इसलिए ये पहला अकाउंट बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरी बनाते हैं बैलेंस शीट। अब देखो आपको NPO का मीनिंग तो समझ में आ गया कि NPO वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मेन एम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होता है और इनका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो भी डिफरेंट है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखो, NPO आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर सेट अप टू रेंडर सर्विसेज टू देयर मेंबर्स एंड टू द society without a motive to earn profit। NPO मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, आपको पूरा नाम लिखना होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सेटअप किए जाते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं टू रेंडर सर्विसेज। रेंडर का मतलब होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज
टू देयर मेंबर्स एंड टू सोसाइटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इनका मोटिव होता है नॉट टू अर्न प्रॉफिट, दे आर सेट अप विदाउट अ मोटिव। ध्यान रखना, आपको इस तरह से लिखना है, विदाउट अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ जो मोटिव है, यहाँ जो एम है, वो रेंडर सर्विसेज है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ये 1 मार्कर में आता है कि डिफाइन एनपीओ विद एग्जाम्पल। तो आप कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? एनपीओ आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर सेट अप टू रेंडर सर्विसेज टू देयर मेंबर्स एंड टू द सोसाइटी विदाउट अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। आप विद मत लिख देना, विद से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो आप लिखेंगे विदाउट अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अब देखो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देखो जो चैरिटेबल स्कूल है, कॉलेजेस हैं, इनका मोटिव क्या होता है? दे आर सेट अप टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज टू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बच्चों को शिक्षा देते हैं। जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, दे आर सेट अप टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज। ये लोगों को मेडिकल हेल्प करते हैं, लोगों को फ्री ऑफ चार्ज उनके इलाज करते हैं, जो भी उनको बीमारी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज किया जाता है चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। जो स्पोर्ट्स क्लब हैं, ये रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे टेम्पल है, मॉस्क है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये क्या करते हैं? ये लोगों की इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, लोगों के अंदर ये गुड एथिक्स डेवलप करते हैं, एथिक्स डेवलप करते हैं, उनके मोरल को डेवलप करते हैं, सोसाइटी में ये फॉरगिवनेस का मैसेज देते हैं। तो ये लोगों के वेलफेयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से लाइब्रेरीज, ये भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। अगर आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं तो लाइब्रेरीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो जो एनपीओ है वो सेटअप किए जाते हैं लोगों की भलाई के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट तो जरूर होती है, क्योंकि बिना पैसे कोई भी काम नहीं होता। अब देखो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है एनपीओ की। तो सबसे बड़ा सोर्स है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है वो अमाउंट जो मेंबर्स पीरियोडिकली पे करते हैं अपनी मेंबरशिप मेंटेन करने के लिए। पीरियोडिकली का मतलब क्या हुआ कि वो क्वार्टरली भी अमाउंट पे कर सकते हैं, वो हाफ ईयरली भी अमाउंट पे कर सकते हैं, और वो अमाउंट ईयरली भी पे कर सकते हैं अपनी मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए। हर मेंबर को एक अमाउंट पे करनी होती है एनपीओ को, ताकि उनकी मेंबरशिप अलाइव रह सके। इसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। दूसरा है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को हम एडमिशन फीस के नाम से भी जानते हैं। ये वो अमाउंट होती है जब मेंबर एनपीओ से मेंबरशिप लेता है, तब उसे अमाउंट पे करनी होती है। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर किया जाता है एनपीओ के लिए। तीसरा आता है डोनेशन। डोनेशन आपको पता है, दान, चंदा। तो ये एनपीओ का एक मेजर सोर्स है। दोनों तरह का डोनेशन आता है एनपीओ में, जनरल डोनेशन भी आता है और स्पेसिफिक डोनेशन भी आता है। दोनों तरह के ही डोनेशन यहाँ यूज किए जाते हैं सोर्स ऑफ इनकम में। नेक्स्ट आ जाता है गिफ्ट्स। कुछ मेंबर्स गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं एनपीओ को, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे एंडोमेंट फंड हो गया, एंडोमेंट फंड, ये सब क्या होते हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि कौन कौन से सोर्स है एनपीओ के, किनके थ्रू यहाँ पर पैसे की फंडिंग होती है। तो सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन, दूसरा है एंट्रेंस फीस, तीसरा है डोनेशन, चौथा है गिफ्ट्स। आप लीगेसी भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये सारे बन जाएंगे सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ।
समझ में आ गया? ये आपके 1 मार्कर में आ सकता है कि एनपीओ के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो आपको ये सारे सोर्सेज लिखने होंगे। क्लियर? अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ कौन कौन से बनाता है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 3 स्टेटमेंट बनाता है। पहला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगी रिगार्डिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस irrespective of whether they pertain to current, preceding or succeeding period or are of capital or revenue nature। अब मैं आपको समझा रही हूँ रिसीट एंड पेमेंट की डेफिनेशन। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? ये एक समरी है कैश बुक की। जैसे आपने 11th क्लास में कैश बुक पढ़ी थी, कैश बुक आप कैसे बनाते थे? कैश बुक में जो भी रिसीट्स होती थी वो सारी आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे और जो भी पेमेंट्स होती थी वो आप सारी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे। लेकिन देखो, यहाँ पर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग करते थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ डेट वाइज, डेली बेसिस पर आप कैश बुक में रिकॉर्डिंग करते थे रिसीट्स एंड पेमेंट्स की। जैसे देखो, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को आपको सब्सक्रिप्शन मिला है सपोज 20,000 रुपए, तो आपने कैश बुक में डेबिट साइड दिखा दिया 20,000 रुपए 3 अप्रैल के सब्सक्रिप्शन की अमाउंट। इसके बाद सपोज आपको 7 जून को सब्सक्रिप्शन मिला है 15,000, तो आप यहाँ पर डेट वाइज रिकॉर्डिंग कर रहे थे कैश बुक में। लेकिन जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ये ईयरली बेसिस पर बनाई जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होगी पूरे साल की, वो आप दिखाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू सब्सक्रिप्शन। तो ये डिफरेंस है कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, कि जो कैश बुक होती है वो डेली बेसिस पर बनाई जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाई जाती है, और जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये हम साल के एंड में बनाते हैं। इसमें हम टोटल अमाउंट लिखते हैं, रिसीट की भी और पेमेंट की भी। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक कैश बुक की समरी है। इस वजह से हम इसे समरी नाम देते हैं कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस की, जो भी कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हैं। देखो, आप ध्यान रखना, जो एंट्री कैश बुक में होगी वही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई जाएगी। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ उसे हम रिसीट एंड पेमेंट में नहीं दिखाएंगे। क्लियर? अब देखो आगे क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे पर्टेन टू करंट, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो पैसा मिला है चाहे वो करंट ईयर का है। करंट ईयर का मतलब क्या हो गया? अब कौन सा साल चल रहा है? 2022-23। तो जो 22-23 की अमाउंट चाहे हमने रिसीव की है या पेमेंट की है वो करंट ईयर की होगी। प्रीसीडिंग यानी पिछला साल, प्रीवियस ईयर यानी 21-22, और सक्सीडिंग यानी नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर ईयर यानी 23-24। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक में चाहे करंट ईयर की रिसीट हो या पेमेंट हो, प्रीसीडिंग ईयर यानी प्रीवियस ईयर की पेमेंट हो या रिसीट हो, या फिर फ्यूचर ईयर नेक्स्ट ईयर की पेमेंट या रिसीट हो, हर चीज रिकॉर्ड की जाएगी रिलेटेड टू कैश। जो भी कैश की पेमेंट हुई है, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे इस साल की हो या फिर अगले साल की हो, वो सब दिखाई जाएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। आगे आता है एंड आर ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। चाहे रिसीट या पेमेंट कैपिटल नेचर की हो, कैपिटल का मतलब होता है नॉन रिकरिंग, चाहे नॉन रिकरिंग यानी वो अमाउंट हमें रेगुलर इंटरवल पे नहीं मिलती है, वो होती है नॉन रिकरिंग नेचर की, इसे हम कहते हैं कैपिटल नेचर। जैसे सेल ऑफ एसेट्स, हम कोई भी एसेट बेचते हैं,
जैसे हमने मशीन बेची है, बिल्डिंग बेची है, तो वो रोजाना तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। तो चाहे कैपिटल नेचर की कोई अमाउंट हमें रिसीव हुई हो या हमने पेमेंट की हो, वो हम हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। इसके साथ साथ चाहे आइटम रेवेन्यू नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर यानी रिकरिंग नेचर, जो डेली बेसिस पर अकर होते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फीस है, रेंट रिसीव्ड है, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ऐसे पेमेंट और ऐसे इनकम जो हमें डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर अराइज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू नेचर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों ही तरह के आइटम्स आएंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो या फिर रेवेन्यू नेचर के। ये होता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया तो आप फीचर्स अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो देखो फीचर्स में आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, इट इज आवर रियल अकाउंट। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका नेचर क्या है, ये एक रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि ये समरी है कैश बुक की, और कैश क्या है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक एसेट है, कैश एक रियल अकाउंट है। इस वजह से रूल ऑफ रियल अकाउंट इज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आप रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। क्या रूल है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का रूल है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम हमेशा उसे डेबिट कर देते हैं, व्हाट कम्स इन, और जब भी हमारे पास से कोई एसेट जा रही है या पेमेंट जा रही है तो हम हमेशा उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो यही रूल यहाँ फॉलो किया जाएगा। इस वजह से receipts are shown on debit side while payments are shown on credit side। जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सारे रिसीट्स आप डेबिट साइड शो करेंगे और सारी पेमेंट्स आप क्रेडिट साइड शो करेंगे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज, it starts with opening balance of cash in hand and cash at bank and ends with closing cash and bank balance। देखो जब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इसकी स्टार्टिंग हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक से होती है। हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से ही इसकी स्टार्टिंग होती है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? अब देखो जो कैश इन हैंड है ये तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, लेकिन कई बार कैश एट बैंक क्रेडिट बैलेंस भी हो जाता है, ये अनफेवरेबल बैलेंस भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, वो आपको ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको कैश इन हैंड भी डेबिट बैलेंस में दे रखा है और कैश एट बैंक भी डेबिट बैलेंस में दे रखा है तो दोनों डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कैश एट बैंक का क्रेडिट बैलेंस दे देते हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। तो ये हमेशा रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। और लास्ट में आपको क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस फाइंड आउट करना होता है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, all receipts and all payments whether they are of capital nature or revenue nature are shown in this account। देखो जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो सारी रिसीट और पेमेंट चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो, इसी अकाउंट में दिखाई जाएंगी। कैपिटल नेचर का मतलब क्या हुआ? कैपिटल नेचर का मतलब होता है नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब हुआ जो हमें रेगुलर बेसिस पर रिसीव नहीं होता या जिसकी पेमेंट रेगुलर बेसिस पर नहीं होती। जैसे देखो सपोज हमें जो मेंबरशिप फीस मिलती है, लाइफ मेंबरशिप फीस मिल रही है, यानी एंटायर लाइफ के लिए मेंबरशिप फीस मिल रही है, तो वो नॉन रिकरिंग नेचर है क्योंकि ये लाइफ टाइम में एक बार ही रिसीट होगी।
दूसरा, अगर हम कोई एसेट बेच रहे हैं, जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग है, तो आप डेली बेसिस पर तो बिल्डिंग नहीं बेचेंगे। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर अकर नहीं होते हैं, वो होते हैं कैपिटल नेचर के आइटम्स। और इसके अपोजिट हो जाएंगे रेवेन्यू नेचर के आइटम्स, जो रेगुलर बेसिस पर अकर होते हैं, जो रिकरिंग नेचर के हैं। रिकरिंग नेचर यानी जैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, एंट्रेंस फीस मिल रही है, डोनेशन जनरल पर्पस के लिए मिल रहा है, या आपको रेंट मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस तरह की जो इनकम होती है वो रिकरिंग नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है, वो रिसीट एंड पेमेंट के अंडर रिकॉर्ड की जाएगी। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल रिसीट्स एंड ऑल पेमेंट्स वेदर दे आर to current year, previous year or next year are shown in this account। अभी जब मैं आपको मीनिंग समझा रही थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिसीट एंड पेमेंट में सारी रिसीट और सारी पेमेंट रिकॉर्ड होती है, चाहे वो करंट ईयर की हो, यानी अब कौन सा ईयर चल रहा है 2022-23, तो चाहे 22-23 से रिलेटेड कोई भी पेमेंट या कोई भी रिसीट हो। प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल की 21-22 की कोई भी रिसीट या कोई भी पेमेंट हो, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। इसी तरह से 23-24 यानी नेक्स्ट ईयर की कोई भी पेमेंट या रिसीट हो, वो इस अकाउंट के अंडर शो की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन कैश आइटम्स, जैसे डेप्रिशिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, ये सब इग्नोर किए जाते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। देखो, जो भी एडजस्टमेंट के आइटम्स होते हैं, जैसे डेप्रिशिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सारी हम इग्नोर करते हैं। एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ये मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में जब चैप्टर आगे करवाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इस तरह के जो आइटम्स है उन्हें हम इग्नोर करते हैं जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज द पर्पस इज टू शो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। देखो, इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलता है कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का, कि कितना पैसा हमारे हाथ में है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमें पता लग जाता है जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो। और कितना हमारा बैंक बैलेंस है या बैंक में ओवरड्राफ्ट है, ये भी हमें पता लगता है। दूसरा, इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगता है कि हमने कितनी अमाउंट रिसीव और पे की है अंडर डिफरेंट हेड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी हमने किस हेड के अंडर कितनी अमाउंट रिसीव की है और कितनी हमने पेमेंट की है। जैसे हमने सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है या हमने सैलरी पे की है तो वो कितनी पे की है। इस तरह से हमें अलग अलग हेड्स के अंडर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट की ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड की। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ स्पेसिमेन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये फॉर्मेट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। आपको बिल्कुल इसी तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। देखो, जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड आप सारे रिसीट्स दिखाएंगे और क्रेडिट साइड आप सारी पेमेंट्स दिखाएंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा स्टार्टिंग होती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आप ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस दिखाएंगे। कैश इन हैंड ये हमेशा डेबिट होता है, ये कभी भी क्रेडिट नहीं होता है। लेकिन कैश एट बैंक ये क्रेडिट भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन में कैश एट बैंक क्रेडिट दिया है तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे, आप कैश एट बैंक यहाँ नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दोनों ही डेबिट बैलेंस दिए हैं, कैश इन हैंड भी और कैश एट बैंक भी, तो आपको दोनों अमाउंट यहाँ दिखानी है।
ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है या फिर आपको डेबिट बैलेंस दिया है। देखो कैश एट बैंक में एक ही बैलेंस आएगा, या तो आपको डेबिट मिलेगा या क्रेडिट मिलेगा। अगर आपको ओवरड्राफ्ट दिया है तो आप कैश एट बैंक यहाँ बिल्कुल भी मत लिखना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्रेडिट बैलेंस है बैंक के लिए, तो आप हमेशा लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। ये समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद जो भी आपके पास रिसीट्स हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या फिर रेवेन्यू नेचर की, वो आप सारी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस, जैसे सेल ऑफ फर्नीचर है, सेल ऑफ बिल्डिंग है, या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस है, या फिर स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये सारे कैपिटल नेचर के हो गए। रेवेन्यू नेचर जो डेली बेसिस के आइटम्स होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर अकर होते हैं, वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। आप ये मत लिखना टू रिसीट्स, आप यहाँ पर जो भी आइटम है उसका नाम लिखेंगे। जैसे सब्सक्रिप्शन है तो आप लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, डोनेशन है तो लिखेंगे टू डोनेशन। इस तरह से जो आइटम है उसका नाम लिखेंगे, टू रिसीट्स नहीं लिखेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको टू रिसीट्स यानी सारे रिसीट्स के यहाँ पर नाम रिकॉर्ड करने हैं। क्लियर? इसी तरह से क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे बाय पेमेंट्स। यहाँ भी आप पेमेंट्स के नाम लिखेंगे। जैसे आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे बाय सैलरीज। आप कभी भी पेमेंट नहीं लिखेंगे, आप पेमेंट के नाम लिखेंगे। पेमेंट भी दोनों ही नेचर के रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या फिर रेवेन्यू नेचर की। दोनों ही पेमेंट आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? अब देखो जब आप टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा होगा क्रेडिट साइड के टोटल से, तो दोनों तरफ आप डेबिट साइड की ही अमाउंट लिखेंगे। यानी जितनी अमाउंट आप डेबिट साइड में दिखा रहे हैं वही अमाउंट आप क्रेडिट साइड में भी दिखाएंगे। अब देखो आप रफ पेज पर जो क्रेडिट बैलेंस है उसे टोटल कर लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। जो कैश का बैलेंस है वो आप कैश इन हैंड में दिखाएंगे और जो बैंक का बैलेंस है वो लिखेंगे कैश एट बैंक, और इन दोनों का टोटल करके आप लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर आपने स्टार्टिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिखाया है तो कभी भी क्रेडिट साइड में कैश एट बैंक नहीं आएगा, ये आएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आएगा, ये आप ध्यान रखना। मैंने स्टार लगाया है, स्टार का मतलब ये है कि इन दोनों जगह में से एक जगह पर बैंक का बैलेंस आएगा। अगर डेबिट आपको स्टार्टिंग में दिया है तो यहाँ पर कैश एट बैंक आएगा, और अगर आपको स्टार्टिंग में क्रेडिट दिया है तो टू कैश एट बैंक यहाँ पर आएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कैश बैलेंस दिया है 16,000, सब्सक्रिप्शन है 93,000। देखो इंक्लूडिंग है 13,000 फॉर 2018। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन भी इस अमाउंट में इंक्लूडेड है, जो है 13,000। इन्वेस्टमेंट परचेज है 35,000, एक्सपेंसेस 15,000, लोकल रेंट 40,000, लाइफ मेंबरशिप फीस 85,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम है 6,000। तो किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे? जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इसके बाद आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर्स में ही स्टार्टिंग कर देते हैं, ये और रॉन्ग इंप्रेशन रखता है एग्जामिनर पर और आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। हमेशा आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैपिटल लेटर्स में शो करेंगे और उसके बाद आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। जो भी आपको ईयर एंडेड क्वेश्चन में दिया है वो आप स्मॉल लेटर्स में दिखाएंगे। इसके बाद आप लिखेंगे डेबिट साइड में सारी रिसीट्स, फिर आप
यहाँ अमाउंट का कॉलम बनाएंगे और क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे सारी पेमेंट्स और एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। अब देखो, जब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस से करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बैलेंस दिया है, कैश बैलेंस, तो आपको बैंक बैलेंस दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। एक ही अमाउंट है तो इसको आउटर कॉलम में ही लिख देंगे। अगर दो अमाउंट होती तो इनर कॉलम में लिख के हम टोटल करते। तो यहाँ सिर्फ कैश इन हैंड है 16,000, तो हमने यहाँ दिखा दिया। इसके बाद है टू सब्सक्रिप्शन। टू सब्सक्रिप्शन, अब देखो सब्सक्रिप्शन में आपको 2018 का सब्सक्रिप्शन भी गिवन है, तो आप कैसे दिखाएंगे? 2017-18 सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 13,000 और 2018-19 के लिए सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी है? 93,000 में से जब आप 13,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 80,000, यानी टोटल आप दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन का 93,000। लेकिन आपको इनर कॉलम में दोनों अमाउंट सेपरेटली दिखानी है। 17-18 का सब्सक्रिप्शन है 13,000 और 18-19 का है 80,000 और आपको आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दिखानी है 93,000। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। ये क्या है? ये पेमेंट है, तो इसे हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय इन्वेस्टमेंट परचेजेस। बाय इन्वेस्टमेंट परचेज 35,000। एक्सपेंसेस, बाय एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,000। इसके बाद है लोकर रेंट। लोकर रेंट क्या होता है? देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि लोकर रेंट ये एक एक्सपेंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लोकर रेंट कभी भी एक्सपेंस नहीं होता है। लोकर रेंट एक रेवेन्यू इनकम है। कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लोकर रेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो जो एनपीओ के मेंबर्स होते हैं उन्हें लोकर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी क्लोथिंग को, अपने वैल्यूएबल स्टफ को सेव कर सकें। इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए एक अमाउंट चार्ज की जाती है जिसे कहते हैं लोकर रेंट। तो जो मेंबर्स एनपीओ को अमाउंट देते हैं वो होती है लोकर रेंट की अमाउंट। तो ये एनपीओ के लिए एक रेवेन्यू इनकम होती है। तो इसे हम हमेशा डेबिट साइड दिखाते हैं। हम लिखेंगे टू लोकर रेंट, अमाउंट इज 40,000। कभी भी आप लोकर रेंट को एक्सपेंस कंसिडर मत करना, ये हमेशा एक रेवेन्यू इनकम होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्या है? ये एक इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस 85,000। एंड लास्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, ये है पेमेंट, तो लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट है 6,000। अब देखो जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हमेशा डेबिट साइड का ही ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,34,000। 2,34,000। तो दोनों तरफ हम सेम अमाउंट दिखाएंगे 2,34,000। क्लियर? और यहां हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यहां लिखेंगे कैश इन हैंड, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बैलेंस है, बैंक का बैलेंस नहीं है। ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश का। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस आप कैसे निकालेंगे? इन तीनों आइटम को आप ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद जो इन तीनों का टोटल आएगा वो आप 2,34,000 में से माइनस करेंगे, वो होगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1,78,000। 1,78,000 ये है क्लोजिंग फिगर ऑफ कैश बैलेंस। क्लियर? समझ में आया? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये बेस है एनपीओ का।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही नहीं बनाना आता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल अपोजिट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी 3 मार्कर में पूछे जाते हैं और कई बार रिसीट एंड पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए आप इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड, तो आप इसे क्लियर कर लेना। अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो आपको डेफिनेटली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर करना आ जाएगा। क्लियर? प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और देखो, नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं पूरा चैप्टर, पूरी आपकी अकाउंटेंसी कंप्लीट करूंगी। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।